देश को नीचा दिखाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हरिंदर अभी पहली बार अभी एमएलए बने, पूरी तरह से भट्टा ही बैठा दिया। खामी में कॉलेज बनाने की बात कही थी, वो कहाँ चली गई। जाट जो है वो मर्द कौम है, झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट। अगर जाट झुका हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है, वो टूटी खाट के बराबर। कुछ बच्चे फंसे थे जुनैद हत्याकांड में, ये ऐसा गांव है, ये मेरे पकड़ में आया ही नहीं। खामी में हॉस्पिटल बनाया। खामी में सबसे पहले पीने के पानी का शुरुआत की थी कि हम इस भारत के संविधान को नहीं मानते। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया। वर्तमान मंत्री खेल मिनिस्टर हैं गौरव गौतम जी, बीजेपी से, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं। जो दलाल साहब ने दिया है उसमें एक धर्म के नाम से मजहबी जुनून पैदा करके एक धर्म विशेष के खिलाफ। अरे दाना दाना खरीदने वालों, तुम कहते हमने 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, आज तक 24 फसलों के नाम नहीं बता पाए वो कौन कौन सी 24 फसल है। क्या इलेक्शन कमीशन में भाजपा का इन्फ्लुएंस होता है? हरियाणा में 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। हरियाणा तरक्की कर रहा है सिर्फ जुमलेबाजी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम लेने लगे जिन्होंने आरएसएस पर बैन लगाने का काम किया था। राजगोपाल वो भी यूथ में प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी रहा है, आगे उसने भी काम किया है। तो देखते हैं बाकी आएगा तो राजनीति में। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हैप्पी शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हैप्पी टॉक्स पर। आज मैं जिनका तारुफ आपके साथ करवाने वाला हूं, आज आपको जिनसे मैं मिलवाने वाला किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक शेर किसी शायर ने कहा है कि ना गुमान न कर कि तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे इस शहर में। जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं पूरी हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री उदयभान जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ हैप्पी टॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद हैप्पी जी। तो आइए कुछ मीठे, कुछ कड़वे, कुछ खट्टे क्वेश्चंस के साथ हम शुरुआत करते हैं सर के साथ, और आज उनका ये पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो आज हम आपके बारे में जानेंगे, आपके राजनीतिक करियर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आप अपनी ब्रांड इमेज के बारे में हमें थोड़ा बताएं। आप अपने आप को कैसे देखते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताएं। आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, हमारी जनता को। जहाँ तक है राजनीति तो हमारे ब्लड में है। मेरे दादा श्री चौधरी धर्म सिंह जी 1927 में म्युनिसिपल कमेटी में चुने गए थे होडल में, जो होडल के 1911 की म्युनिसिपल कमेटी है। प्री इंडिपेंडेंस, उस समय कोई रिजर्वेशन नहीं थी, अंग्रेजों का राज था। उस समय चौधरी दौलत सिंह उनको हराया था, जो चौधरी हर्ष कुमार के दादाजी के बड़े भाई। अच्छा। दूसरी बार में एक और सत्ती सिंह मास्टर गोविंद राम जी के पिताजी, उनको हराया था। तीसरी बार में रामस्वरूप गोयल जी, उनको हराया था। लगातार 3 चुनाव उन्होंने। 1927 से 1942 तक दादाजी होडल नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 1952 में पहले संविधान लागू होने के बाद में चुनाव हुआ संसद का और विधानसभाओं का। 54 में नगर पालिकाओं का चुनाव हुआ। तो मेरे पिताजी 54 में, 59 में और 64 में तीनों बार नगर पालिका में जनरल से जीत करके आए। अच्छा। 67 में इंडिपेंडेंट एमएलए बने माननीय श्री गयालाल सर, गयालाल जी, मेरे पिताश्री स्वर्गीय चौधरी गयालाल जी। गयालाल 67 में वो इंडिपेंडेंट एमएलए बने। 72 में इंडिपेंडेंट 900 वोट से हार गए थे। 77 में जनता पार्टी से वो विधायक बने, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम, और उसके बाद हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन बने। 82 में भी इंडिपेंडेंट 2,500 वोटों से हारे थे। 1987 में मैं एमएलए बना लोकदल से। 19 नवंबर 1989 को क्रिप्को कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड, उसका मैं चेयरमैन बना। तो 3.5 वर्ष तक मैं रहा, मई 93 तक। 91 में मैं 800 वोट से हार गया था। 96 में मैं इंडिपेंडेंट चुनाव हारा था करीब 2,500 वोटों से। और सन 2000 में मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता था। और 74,000 वोट पोल हुई, मैंने 37,500 वोट लिए, यानी मोर देन 50% इंडिपेंडेंट। 2005 में मुझे पहली बार कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला। 2005 में मैं कांग्रेस से जीता। 2009 में मैं कांग्रेस से 2600 वोटों से हारा। 2014 में मैं फिर कांग्रेस से, जब मोदी लहर थी, आप चुनाव अभी मैं 12,500 वोटों से जीता था। 2019 में 3300 वोटों से चुनाव, और अब 2024 में मैं 2595 वोटों से हारा। लेकिन चुनाव जो हारे हैं उनमें किसी में भी मैंने 46% से वोट लिए, कम नहीं लिया।
मोर देन 46%, 47% वोटर्स आपके पक्ष में। वोट मैंने अर्जित किए ये हैं, बहुत बड़ा नंबर है। हारे हुए चुनाव में भी। हाँ, बहुत बड़ा नंबर है। तो चुनाव जीते भी हैं, हारे भी हैं। हाँ। मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा फरीदाबाद जिले का। आज मैं लगभग 3 साल से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। 27 अप्रैल को मेरी नियुक्ति हुई थी 22 में। और मैं कांग्रेस का जो पूरे प्रदेश के अंदर प्रोग्राम पॉलिसीज हम सब जगह लेकर के जा रहे हैं। और जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो कांग्रेस का जो एजेंडा है, लोगों तक पहुंचा रहे, उसी काम में अभी हम लगे हुए हैं। हम ठीक है, पीछे हम चुनाव हारे हैं, हमारी पार्टी चुनाव हारी है, लेकिन आप देखें कि पिछले चुनाव से 2019 के मुकाबले हमने 11.2% की बढ़ोतरी की है। लोकसभा में हम 0 से 5 सीटों पर पहुंचे। एक सीट पर 26,000 से आ रहे थे, एक पर 39,000 वोटों से आ रहे थे। और इस विधानसभा के इलेक्शन में केवल 0.6% वोटों का मार्जिन रहा। सीटें भी हमारी 31 से बढ़कर 37 आई, लेकिन सरकार हमारी बननी चाहिए थी, हम सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो सके। उसके कई कारण थे। ईवीएम के द्वारा इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है, वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल था। एक हमें संगठन की भी कमी महसूस हुई, और एक जो बीजेपी का जो धन बल था, वो बहुत गवर्नमेंट मशीनरी का जो दुरुपयोग था, वो सब कुछ कारण बने। लेकिन फिर भी हम केवल बीजेपी से 22,000 वोट पीछे रहे। सही बात। कुल मिला के तो बेहतर रिजल्ट रहे हमारे। उन्होंने अपनी कुछ यात्रा और कुछ कांग्रेस और अपनी जो बातें हैं उनको बताया नेताजी ने। नेताजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी इन क्वेश्चन पे हम आते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पर्सनल ही क्वेश्चन को मैं आपसे पूछूंगा। आपका डेली शेड्यूल क्या रहता है? आपका डाइट प्लान कैसा रहता है? लोग सोचते हैं भाई नेता है, बहुत हाई फाई खाते होंगे, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा करते होंगे। आप अपना बताएं, लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं जानने के लिए। मैं तो शुरू से सैर का, योगा का मैं बहुत रहा हूँ। सुबह जल्दी 6 बजे, क्योंकि जब इलेक्शन टाइम होता है तो नेताजी 5 बजे भी उठ जाते हैं। नेताजी नए लड़कों से आगे चलते हैं। हम कहते थे यार कितनी एनर्जी आती कहाँ से इनके पास, जो पूरे दिन चल रहे हैं, दिन में 20-20 रैलियां कर रहे हैं। बताए सर। कम से कम 1 सवा घंटा, 1.5 घंटा तक हम योगा करते हैं, सैर करते हैं, और संयमित रूप से अपना रहते हैं। कभी कोई शरीर में कोई बीमारी नहीं आ रही मेरे को, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। 70 साल की उम्र होगी, कोई परहेज नहीं, कोई बीमारी नहीं, सारा बिल्कुल स्वस्थ शरीर है। और सारे प्रदेश में घूमते हैं आज भी, आना जाना कई बार 400, 500, 600, 700 किलोमीटर तक भी आना जाना हो जाता है गाड़ी से। तो सब ठीक से, परमात्मा की कृपा, सब ठीक चल रहा है। सर, इस बार जो इलेक्शन हुआ, आप बहुत कम मार्जिन से आप अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे। एक रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का कि उनका एक अध्यक्ष अभी तक इसको तोड़ नहीं पाया है, कि वो जीत नहीं पाया। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? वो हमारी फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी बनी थी नेशनल लेवल पे, हमारे जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल साहब, उनके नेतृत्व में, वो सबने अभी वहाँ बात रखी है। वो सब कांग्रेस हाईकमान के, कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष सारी जो भी फाइंडिंग्स थी, वो सब उनके समक्ष रखी गई है। और वो मीडिया की बातें नहीं होती, उसमें सुधार करने के लिए पार्टी लेवल पे ऊपर तक उस पर काम हो रहा है। और यहाँ हम भी जो उसमें सुधार हो सकता है उसे हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। अभी संगठन का काम हमारा जो 11 वर्ष से, आप देखें कि हरियाणा में पार्टी का संगठन नहीं है। कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, कोई जिला सेक्रेटरी नहीं है, कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई भी पदाधिकारी नहीं है। उसके बावजूद हमने पार्टी के प्रोग्राम पॉलिसियों को ग्राउंड तक लेकर के गए। इसी वजह से हमारी वोटों में बढ़ोतरी हुई। चाहे बीजेपी की कितनी भी हवा आंधी चलती रही, लेकिन हमने उसका डट करके मुकाबला किया है, बराबर की टक्कर दी है। वो सारी परिस्थितियों के मुताबिक भी न रहा, लेकिन पार्टी मजबूती से खड़ी हुई है। इनके झूठ की पोल खोलने में लगे हुए हैं। जिस तरह से इन्होंने सुबह से शाम तक झूठ बोलने के, लोगों को धर्म के नाम से, मजहब के नाम से, जातियों के नाम से नफरत फैलाने के और कोई काम नहीं है। 10 साल के बीजेपी के शासन में हरियाणा प्रदेश में एक भी बिजली का नया कारखाना नहीं लगा। जो कांग्रेस के समय में हुड्डा साहब जो मुख्यमंत्री थे, 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे 5400 मेगावाट के,
इनका एक यूनिट का भी कारखाना कोई जनता के हरियाणा विकास के लिए में नहीं कर बिजली पाए। के लिए नहीं नहीं लगा पाए। एक कोई बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं लाए, एक कोई बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज किसी भी तरह का नहीं लेकर आए। आज शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से तहस नहस हुई पड़ी है। कॉलेजों में भी 58% सीटें खाली पड़ी हैं लेक्चरर्स की, लेकिन उन पे हायरिंग है ही नहीं। 35 तो कॉलेज ऐसे हैं प्रिंसिपल तक भी नहीं है। बहुत बड़ा ये स्थिति है। आज भी स्कूलों की हालत बहुत भारी खस्ता है। स्कूलों में कितने स्कूल आज भी ऐसे हैं, करीब 236 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 4 दीवारी तक नहीं है। सुरक्षित नहीं। 341 ऐसे स्कूल हैं जहां पर बिजली का पानी का कनेक्शन नहीं है। आज भी हरियाणा में लगभग 8,440 कमरों की जरूरत है। इन्होंने 10,000 करोड़ तो सरेंडर कर दिया बजट, इनमें 5 लाख जुर्माना लगाया हाईकोर्ट ने। एजुकेशन सिस्टम का पूरी तरह से नहीं देते ना, पूरी तरह से बैठा दिया। यहाँ पर जो है चर्चा मीडिया में नफरत की होती है, धर्म मजहबी जरूर पैदा किए जाते हैं। वो बात है। आज ये नहीं देखते कि भाई आज क्या कारण है कि हरियाणा में 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। आज क्या कारण है कि आज कोई बच्चा हरियाणा में पैदा हो रहा है तो 2,28,530 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। लेकिन ये तो बताते हैं हरियाणा बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है। हरियाणा तरक्की कर रहा है सिर्फ जुमलेबाजी में, हाँ, झूठ बोलने में। और इनका कहीं भी, इन्होंने कहा था चुनाव जब चल रहे थे तो इन्होंने कहा था कि 8 अक्टूबर को गिनती होगी और बीजेपी की सरकार बनेगी तो 8 अक्टूबर के बाद किसान की फसल जो धान है वो 3100 रुपए क्विंटल में खरीदेंगे। अब इनको बताना चाहिए, जब तो धान का सीजन था पूरा अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, नहीं खरीदा। इन्होंने 1 तोले भी कोई धान खरीदा हो 3100 रुपए में, यहाँ तक कि सरसों भी नहीं खरीदी। और अभी अब गेहूं का सीजन चल रहा है, मंडी अटी पड़ी है गेहूं से, सारी बाहर और अंदर की सारी जो 3-4 मंडी है वो निकलने के लिए रास्ता नहीं है, जगह नहीं है। किसान अपनी फसल को बेचने के लिए परेशान है, कई दिनों से पड़ा हुआ है, हफ्तों से यहाँ पर पड़ा हुआ है। इन्होंने एक बोरी बारदाने का भी इंतजाम नहीं किया। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, माल लिफ्टिंग के लिए अभी तक टेंडर नहीं छूटे हैं। टेंडर नहीं छूटे हैं तो वो माल का लिफ्टिंग किस तरह से होगी। और ये कहते हैं कि दाना दाना खरीदेंगे। अरे दाना दाना खरीदने वालों, तुम कहते हैं हमने कितने वो 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, आज तक 24 फसलों के नाम नहीं बता पाए वो कौन कौन सी 24 फसल है। वो 24 फसल में नारियल भी बताओ कि कितना हरियाणा में नारियल पैदा होता है, कितना ये खरीदते हैं। सरसों का अभी सरसों का सीजन गया, चल रहा है अभी भी, बल्कि कई जगह सरसों इन्होंने मजबूरी में होकर के 700-800 रुपए क्विंटल नीचे बेचना पड़ा है किसान को। कोई सरसों भी इन्होंने खरीद नहीं की। इनका कुल जो खरीद 6% से ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर के जो कहते हैं दाना दाना खरीदेंगे, सिवाय झूठ बोलने के इनका किसी भी तरह का कोई काम। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन में भाजपा का इन्फ्लुएंस होता है? वो एक बहुत बड़ी पार्टी है। पार्टी तो क्या बड़ी है, पार्टी तो यही 84 में 2 MP थे। राइट। पार्टी कहाँ थी? पार्टी तो नफरत की बुनियाद पर खड़ी है। पार्टी के इनकी कोई विचारधारा तो है नहीं। आज तो उधार की विचारधारा लेते हैं। आज महात्मा गांधी का भी नाम लेने लगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम लेने लगे, जिन्होंने इन पर बैन लगाने का काम किया था, RSS पर बैन लगाने का काम किया था। आज उनको अपना आइकॉन बताते हैं, सुभाष चंद्र बोस को, जिनकी विचारधारा पूरी तरह से इनके अगेंस्ट रही है। ऐसे ही सरदार भगत सिंह को अपना बताते हैं। अरे अपना इनके पास कौन है? अपना इनके पास में हेडगेवार, गोलवलकर और सावरकर, इनकी पॉलिसी रही है, गोडसे के पुजारी रहे, उस तरह की इनकी राजनीति रही है। इसीलिए है कि आज लोकतंत्र को खतरा है। आज जो डेमोक्रेटिक तौर पर जो प्रजातांत्रिक तरीके में भारत बहुत नीचे पहुंच गया। यहाँ पर जो लोकतंत्र के जो पहलू हैं उन पर खरा नहीं उतर पा रहा है, गलत नीतियों का कहीं ना कहीं मतलब रहता है इनमें। अब इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा वो वन साइड, वो सारे देश ने देखा है। और पहले तो उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया ही गलत है कि खुद प्रधानमंत्री और उनका एक मंत्री और एक लीडर पोजीशन। अब जो 2 कहेंगे, 3 वोटों में 2 एक तरफ होंगे, एक तरफ होगा, वो होगा जो 2 कहेंगे। तो मेरिट पर चयन नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ने जो था कि उसमें एक मंत्री की बजाय
चीफ जस्टिस एक न्यूट्रल जो जुडिशरी का जो सबसे बड़ा एक हमारा लोकतंत्र का पैमाने में न्यायपालिका है, उसका एक अंग है, उसको एक रिप्रेजेंट करता है। अगर वो उसमें रहेगा चयन प्रक्रिया में, तो उसमें जो मेरिट के हिसाब से चुना जाए। अब वो मेरिट नहीं है चुनने में, पिक एंड चूज है। तो वहां पर ऐसे आदमी बैठाए जा रहे हैं जो बिल्कुल यशमैन होकर के जो डायरेक्शन आती है पीएम हाउस ऑफिस से, उनको इम्प्लीमेंट करना ही उनका काम रह गया। अब कोई जुडिशरी की तरफ से कोई जज टिप्पणी भी करता है तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। और आज सबसे बड़ा यही है कि देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को के संविधान को बचाने के लिए आज इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, इंडिपेंडेंट अपना इलेक्शन कमीशन हो, इंडिपेंडेंट ईडी सीबीआई जैसी संस्थाएं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन स्वतंत्र रूप से काम भी करना चाहिए। इनको बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करता दिखना भी चाहिए। अगला सवाल, एक हमारे जो माननीय विधायक रहे हैं पलवल क्षेत्र से, आदरणीय श्री करण सिंह दलाल, उन्होंने एक अर्जी लगाई थी। वर्तमान मंत्री खेल मिनिस्टर हैं गौरव गौतम जी बीजेपी से, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं। आप उसको कैसे देखते हैं? क्या वहां पे इलेक्शंस हो सकता है, या क्या आपका अपना विचार क्या है? देखिए, ऐसा है कि 18 इलेक्शन पिटीशन डली है हरियाणा में, और पहली बार है कि इतनी बार इलेक्शन पिटीशन डली। और वो उसका मुख्य कारण ये था कि इलेक्शन कमीशन का तटस्थ न रहना। पहले, आज तो डिजिटल हो गया, सब कुछ हो गया सारा, लेकिन जब मैनुअल था उस समय भी रात तक या अगले दिन 24 घंटे में पता लग जाता था कहाँ कितनी वोट पड़ी है। राइट। और अब ये 10 दिन तक नहीं बता पा रहे 10 दिन तक 10% उसमें वोटें बढ़ जाती हैं। वोट पड़ते कुछ है और वोट गिनती कुछ होती है। तो ये कितनी बड़ी धांधली है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आंख मूंदे बैठा है कि जो एक धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम से वोट नहीं मांगी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की सीधी इंस्ट्रक्शन है, शर्त है कि कोई भी कैंडिडेट अगर धर्म के नाम से वोट मांगेगा तो उसका कैंडिडेचर खत्म कर दिया जाएगा। अब अगर इसको गंभीरता से इलेक्शन कमीशन ले और हमारी जुडिशरी ले, तो सारा सिस्टम ही सही हो जाए। जिस देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उनके जो कैबिनेट मंत्री सरेआम धर्म के नाम से, मजहब के नाम से पोलराइजेशन में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, कोई 80-20 की बात करता है, कोई बटेंगे तो कटेंगे। मतलब इस तरह के नफरती जो स्लोगन दिए जाते हैं, उससे लोगों का जो मेन मुद्दों से ध्यान हटा करके उनका ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाता है। ये बहुत ही गंभीर है। हमें उम्मीद है अभी जो हमारे रानिया से सर्वमित्र कंबोज, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई, और उसमें उनको इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये एफिडेविट ये लिख के देना पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा तो उन्होंने कहा कि हम 48 घंटों के अंदर अंदर फॉर्म 17 हम डाउनलोड कर देंगे, और जो भी वोट का है वो 48 घंटे के अंदर अंदर कोई भी फिर वोट में बढ़ नहीं होगी। अब जो दलाल साहब ने दिया है उसमें एक धर्म के नाम से मजहबी जुनून पैदा करके एक धर्म विशेष के खिलाफ इस्तेमाल करके मंच को वोट मांगे गए। वही चीज मुद्दे उन्होंने उठाए दलाल साहब ने। अब मामला क्योंकि अदालत में है, मेरा उस पर टिप्पणी करना ज्यादा उचित नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। एक विवादित क्वेश्चन है, मेरा काम है पूछना। अभी कुछ साल पहले खाम्बी एक गांव है आपके विधानसभा क्षेत्र में, उसमें कुछ बच्चे फंसे थे जुनैद हत्याकांड में। लेकिन लोगों का मानना है, जब मैं यहाँ आने से पहले कुछ बातचीत करके आया, वहां पे गया, तो उन्होंने कहा कि जब वहां पे पंचायत हो रही थी तो आप नहीं आए, और अपोजिट पार्टी के जो आपने उस टाइम हराया था जगदीश नायर जी, वो पहुंचे थे, लेकिन आप नहीं गए और आप जुनैद के घर पे आप पहुंच गए। इसमें आपका क्या कहना है सर? क्या है इस बात की असली सच्चाई बताइए। कई साल हो गए सिवाय ये बकवासबाजी करने के, झूठ बोलने के, और इसका अब तो कोई औचित्य भी नहीं कहने का। लेकिन किस खामी के व्यक्ति ने मेरे को पंचायत में बुलाया, ये बताना चाहिए। कौन आया था मेरे पास, किसने मुझे इनवाइट किया पंचायत में बुलाने के लिए?
मेरा तो क्या ऐसा कि मैं मुझे पंचायत में बुलाया जाता तभी तो मैं जाता, जब मुझे बुलाया नहीं गया तो मैं वहां पर बगैर बुलाए क्यों जाता, किस लिए जाता, और किसने मुझे बुलाया, ना इसने ना उधर। और जहां तक जुनेद का गांव का तो मैं कभी गया भी नहीं आज तक। तो ये स्वाय ये तो मुद्दे हैं, लोगों को झूठ बोल करके, गुमराह करके, प्रचार करके लोगों के आंखों में धूल झोंकने का जो काम किया जाता है वो यही है। आज तक बता दो, खामे का गांव का कोई कहे कि मैं हमने बुलाया, किसी ने बुलाया, ये सब तो ये झूठ का पुलंदा है। क्वेश्चन था आपको क्लियर हो गया ये होगा। जो अपनी पार्टी का जमावड़ा था, उनका बीजेपी का था, आरएसएस का था, उसमें किसी दूसरे पार्टी के नेता को नहीं बुलाया। और वो एक पंचायत नहीं थी, वो एक पार्टी का उनका था, जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए थे लोग, उन लोगों का वो था वहां पर, किसी को नहीं बुलाया गया था। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया। 28 जुलाई 1942 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 28 जुलाई 1942 को उस समय के इंग्लैंड के जो वायसराय लिल्थिन-गो को एक लेटर लिखा कि हम महात्मा गांधी के जो 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन है, हम इसके साथ नहीं है, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस के जो नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन जेलों में काट दिया, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, इन्होंने उनके खिलाफ गवाहियां देने का काम किया है। संविधान बना तो संविधान के खिलाफ इन्होंने काम किया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान एडॉप्ट किया था देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो ऑर्गेनाइजर में 30 नवंबर को लेख लिखा था कि हम इस भारत के संविधान को नहीं मानते और हम इस राष्ट्रीय तिरंगा झंडे को हम अपना नहीं बनाते। लेकिन वो जो कमेटी थी, कमेटी थी उसमें तो बीजेपी के भी लोग रहे होंगे, तभी तो बनाया गया होगा। बीजेपी के थे जो संविधान सभा में, हाँ, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर बनाए, जो एक अपना जो समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अकेले थे। 208 प्रतिनिधि कांग्रेस के थे, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के थे, 73 राजे रजवाड़ों के जो राजा महाराजा थे वो उनके मेंबर थे। 299 में एक था बीजेपी का श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया था। और एक अकेले डॉक्टर अम्बेडकर थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के, उनकी विद्वता को देखते हुए उनको उसका अध्यक्ष, उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और संविधान को बनाने की जिम्मेदारी दी। और उन्होंने करीब 64 देशों का संविधान एजुकेट कर उन्होंने पढ़ करके और ये संविधान हमें दिया, जिसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया। सभी, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय का हो, उसको बराबर का नागरिक का, महिला को अधिकार का, वोटिंग राइट, सबको बराबरी का, ये सारे अधिकार दिए। तो उस संविधान का विरोध आरएसएस ने उस समय, जनसंघ जिसे कहते थे पार्टी पॉलिटिकल, तो उन्होंने इसका विरोध किया और 73 शहरों में इन्होंने रैलियां की इसके अगेंस्ट। सर, आपको क्या लगता है कि जब इलेक्शन होता है, आप बहुत मेहनत करते हो उस गांव में, बार बार जाते हो अपने क्षेत्र में, लेकिन आपको क्या लगता है भाई ये ऐसा गांव है या ये ऐसा क्षेत्र है भाई, ये मेरे पकड़ में आया ही नहीं, मतलब यहाँ से मुझे वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया आज तक जितना मैं इसमें काम कर चुका हूँ, सपोर्ट कर चुका हूँ? कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह, क्षेत्र है आपको लगता है? मैं अपने सिद्धांत की राजनीति करता हूँ जी। मैंने ना धर्म की, कोई मजहब की, कोई जाति की राजनीति नहीं की, मैंने इंसानियत की राजनीति करता हूँ। सबको साथ में लेकर करता हूँ, गरीब अमीर, कोई जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो उसकी बात सुनता हूँ, उसकी बात करता हूँ, न्याय की बात करता हूँ, ईमानदारी से राजनीति की। क्षेत्र में जो भी विकास का काम हो सका, आपके सामने है, होडल की चाहे तीनों अनाज मंडी है, चाहे खामी का अनाज मंडी है, चाहे हसनपुर का अनाज मंडी है, चाहे बड़ौली का अनाज मंडी है, पावर हाउस सारी जो हमने बनवाई। 220 केवी का पावर हाउस मीरपुर कोराली में, 66 केवी का हसनपुर में, 66 केवी का चांट में, 66 केवी का यहाँ होडल में, ये 66 केवी का दीघोट में सब स्टेशन बिजली का, 66 केवी का इसमें बंचारी में ये बिजली का ये सब स्टेशन बनाया, होडल का हॉस्पिटल बनाया, इसमें सोन का हॉस्पिटल बनाया, बलवाने का हॉस्पिटल बनाया, उसका खामी का हॉस्पिटल बनाया, उसको नए सिरे से बनवाया था हसनपुर का भी। तो जो विकास के जो काम थे, डेवलपमेंट के, जो सड़कों का जाल बिछाने का सारा वो काम किया, जो जमुना के साथ जो गांव जो पानी में कट के बह जाते थे उत्तर प्रदेश की तरफ, वहां पर मैंने स्टड लगवाए, वोट लगवाई, जिससे कि हमारा रकबा उधर ना जाए।
खामी में हॉस्पिटल बनाया। खामी में सबसे पहले खामी में पीने के पानी का वो शुरुआत की थी। वहां से लीकी से पानी लेकर के आए थे, लीकी के पास से, नहर के पास से पानी लेकर के आए थे। तो इधर ITI बनवाई थी कोशक के अंदर। तो जो विकास के काम थे वो करे हैं जितना था, लेकिन जहाँ विकास पर सच्चाई पे ना होकर के बिरादरी और मजहबी जुनून पैदा हो जाता है वो वहां पर। लेकिन हम अपने सिद्धांत पर हैं, सिद्धांत से पीछे नहीं। मैं अपने क्षेत्र में होकर अपने क्षेत्र की बात ना करूं तो सर मेरे लिए वो बात है, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे है, राम रतन जी के सुपुत्र श्री हरिंदर जी भी हैं, उनके कामों को आप कैसे देखते हो? क्या आपको लगता है कि हाँ कि कुछ काम हो रहा है या कुछ ये कर सकते हैं? हरिंदर जी का कुछ विजन लगता है कि ये कुछ बदलाव ला सकते हैं अभी के क्योंकि पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ, जनता ने बहुत देखा, उस पर बहुत सारी टिप्पणियां भी की, आपको क्या लगता है? देखिए, इसका आकलन तो जनता करेगी कि मेरा काम कैसे रहे, नायर के, जगदीश नायर के कैसे रहे। हरिंदर अभी पहली बार अभी MLA बने हैं, अभी 6 महीने हुए हैं, अभी आकलन करने का समय नहीं है। अभी उनका देखिए काम देखते हैं, उसके बाद में होगा। भाई जो इस बीजेपी गवर्नमेंट के जो पहले जुमले चल रहे हैं, जो यहाँ पे वायदे चल रहे हैं, उनको पहले पूरा कराएं। भाई ये जमुना पुल का जो 5 अप्रैल 2015 को यहाँ पर KMP का उद्घाटन करने के लिए नितिन गडकरी और मनोहर लाल खट्टर आए थे, तब वहां पे, और उसके बाद फिर 9 अक्टूबर 2016 को हसनपुर में जनसभा के अंदर ऐलान किया था जमुना का पुल। 9 साल हो गए, अब तक नहीं बना। खामी में कॉलेज बनाने की बात की थी, वो कहाँ चली गई प्रपोजल। ये होडल में जो अग्रसर पार्क बस अड्डे की घोषणा करी थी खट्टर जी ने, और जो 9 साल जिनको घोषणाओं को हो गए, वो सिर्फ घोषणा ही रह गई, काम एक भी हुआ नहीं। तो उससे पता लगता है कि भाई ये यहाँ तो काम से नहीं, लोगों के अंदर नफरत के सौदागर के रूप में जिस तरह से बातें की जाती है, उसका परिणाम है। हमारे यहाँ पर उसका असर पड़ता है। अब इधर को हमारे मेवात बेल्ट लग जाती है एक साइड में, दूसरी तरफ जन्मभूमि मथुरा वृंदावन, आपने गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, सारे हमारे तीर्थ स्थल हैं। उन तीर्थ स्थल का ये दुरुपयोग करके वोट की राजनीति करते हैं। चुनाव आएगा कुछ और यहाँ पर मुद्दा उठा देंगे। तो यहाँ पर वोट जो है एक काम के नाम से नहीं, हिंदू और मुसलमान के नाम से होती नहीं। यही बीजेपी थी। 10 साल पहले हरियाणा में कहीं खाता नहीं करो, मेरे इस विधानसभा में हाईएस्ट वोट बीजेपी के 1500 वोट आई थी 2009 में, 2005 में, 2000 तरफा जीत हुई थी। इनमें कभी 600, कभी 700, कभी 800 ऐसे वोट आती थी बीजेपी की। लेकिन जब से ये राजनीति जो चली है नफरत की, तब से इनको वोट उनके नाम से देते हैं कि हमें ये हमें बचा सकते हैं, ये हम बचा सकते हैं। मतलब मुद्दों पर नहीं है, बातचीत पर नहीं है, इंसानियत पर नहीं है, देश की और जो प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर नहीं है। आज देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है इस पर कोई चर्चा नहीं करती। देश पर जो 56 लाख करोड़ का कर्जा था, मोदी जी जब सरकार ली, आज 208 लाख करोड़ पर पहुंच गया। और इस साल का जो आया है कि 270 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है कर्जा। आज जो डॉलर है वो लगभग 87 रुपए का है, 86 रुपए 71 पैसे का डॉलर। आज फिर इस पर गैस पर, रसोई गैस पर, पेट्रोल पर, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस के टाइम में बहुत ज्यादा था, हमने तो ये कम ही अभी बढ़ाया है। मतलब उनके जो बयानात आते हैं सोशल में, हमारे टाइम में तो कम ही बढ़ा है, उस टाइम में देखते हैं आप उनकी कैलकुलेशन करोगे ना तो आपका परसेंटेज ऑफ वो ज्यादा मिलेगा। आप ऐसा है, अब तो जो समय जो है ना, सब गूगल पे चले जाओ, देखो कि 2014 से पहले, मोदी जी से पहले कच्चा तेल, क्रूड ऑयल का क्या रेट था, राइट। और कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार क्या रेट में बेच रही थी, और अब क्या रेट है, और अब मोदी सरकार किस रेट में बेच रही है। आपको सिर्फ इसलिए बता देता हूँ, सिर्फ पेट्रोल की ऐसी हजारों चीज, पेट्रोल की जो एवरेज मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में और अब में, जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, 5 रुपए 56 पैसे पेट्रोल पर ये सरकार कमा रही थी मनमोहन सिंह। आज 5 रुपए 56 पैसे नहीं, 52 रुपए 56 पैसे कर रही है, 10 गुना, बहुत ज्यादा, 10 टाइम्स। क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, आधा रह गया, और रेट बढ़ा दिए।
₹62 का पेट्रोल ₹95 पहुंचा दिया और अब 100 पहुंच जाएगा। ये तो क्रूड ऑयल का रेट पर रूस ने जो दिया है बहुत ज्यादा, 30% की कटौती करके, उससे उसके बावजूद जो क्रूड ऑयल हमें इतना सस्ता मिल रहा है फिर भी रेट बढ़ाने में लगे हुए हैं सारी चीज का, और वोट के खातिर तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज और है कि हमारा क्षेत्र अब बिल्कुल साउथ में लगता है हरियाणा के, उधर साइड बहुत ज्यादा विकास के कार्य होते हैं, लेकिन अपनी साइड ऐसा मतलब बहुत कम हुआ है ना। तो कोई ऐसा कोई स्टेडियम हमारी तरफ बना, इतने साल बीत गए, बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस, काफी सरकारें रही ना, हमारे बच्चे उस लेवल तक जा पाए जो आज तक। जहाँ वोट हिंदू और मुसलमान के नाम से वोट मिलेंगे वहां पे विकास की तो बात ही भूल जाओ। विकास की बात तो जब भी होगी मेरिट पे होगी तो सारी चीज होगी, और तो फिर तो उस हिसाब से ही जो ऐसे जो डम्मी लोग चुन लिए जाते हैं जो बोल नहीं सकते, गूंगा पहलवान भेज दिए जाते हैं बिल्कुल 5 साल विधानसभा में, लोकसभा में, तो वो तो भुगतना पड़ता है। और अब एक सवाल सर से मैं ऐसा पूछूंगा, उनका एक बयान था जो इलेक्शन में हर बार वो वीडियो चलता है, बहुत ज्यादा वो चलता है, लोग उसे तरह तरह के मायनों से चलाते हैं। सर एक आपका एक मुहावरा प्रसिद्ध हुआ था वो जाट वाला, उसको मैं बयानात में नहीं लूंगा, टूटा झुका हुआ जाट और टूटी खाट। सर इस पे मतलब लोगों ने इतना क्यों टेढ़े लिया, ऐसा क्या मतलब आपने जब ये फैक्ट वो मैं बता रहा ना कि आदरणीय श्री धनखड़ जी, वो जो प्रचार है किस तरह से उस चीज को लिया जाए, मतलब पूरा वीडियो चला करके मैंने उसको जाट का मैंने कहा J फॉर जस्टिस, A फॉर एक्शन, T फॉर ट्रुथ। सच्चाई के पर कार्य करने वाला, एक्शन लेने वाला को जाट बोलते हैं। हाँ। जाट बोलते हैं। और जाट जो है वो मर्द कौम है, वो सीमा पर दुश्मनों से लड़ते हैं और अंदर जो है किसान के रूप में धरती माता का सीना चीर करके भरण पोषण करते हैं। लेकिन जो जाट, वो जाट ही नहीं है कि जो बिल्कुल झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट। अगर जाट झुका हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है, वो टूटी खाट के बराबर है। अगर वो तो इसमें गलत क्या कहा, वो तो मैंने जब भी कहा अब भी कहा, वो है जिनको जिस रूप में लेना चाहे लो, ये उनकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। मैंने कहा कि जाट मुहावरे के बारे में सर ने क्लियर किया है। देखो भाई, ये पहले मैंने आपका नहीं, इसको 10 बार क्लियर कर चुके सब जगह। ये आप सुनिए, जाट की जो परिभाषा आज इससे बेहतर कुछ हो सकती है क्या? एक सीमा पे जो है जवान सेवा कर रहा है, और एक जो हमारा जाट है वो धरती से अन्न उगा के वो दे रहा है, उसकी इतनी बढ़िया परिभाषा भी नेताजी ने दी है। तो इसको आप अपने किस तरीके से लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं अगली सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। सर आपके द्वारा कुछ बेहतरीन कार्य किए गए, मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 बेहतरीन कार्य जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे हाथ से हुए हैं और मुझे इन पे गर्व है और ताउम्र इस पे मुझे नाज रहेगा कि ये मेरी जनता के लिए कुछ ऐसे काम कर दिए हैं कि ये पूरे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, नस्लें भी वो उसको याद रखेंगी कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया है। सर इसके बारे में बताएं आप प्लीज। काम सबसे पहले तो हमने जो ना आपस में प्यार और भाईचारे का काम स्थापित करने का काम किया है, हमने नफरत की बात नहीं की। और विकास के काम है जो एक MLA की जो सीमाएं हैं उसके रहते हुए मैंने जैसे अपने काम गिनाए, चाहे वो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, हॉस्पिटल है, मिनी सेक्रेटरीट है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, जो पावर स्टेशन जो यहाँ पर लगाए हैं 132 kV का, 66 kV के 4-5 66 kV के लगाए हैं, यहाँ डबल कैपेसिटी की है। मंडी होडल की 3 अनाज मंडी, खामी की, बड़ौली की, हसनपुर की, ये अनाज मंडियां ये बनवाई गई है। तो ये सारी है जो हमेशा काम आएंगी, लोगों के, जनता के काम आएंगे। अब ये 100 एकड़ में अनाज मंडी जो बनवाई है, ये कितने वर्षों तक ये जो करेंगे कि हाँ भाई अनाज मंडी उनके हाथ पे बने हुई है, कांग्रेस के टाइम उनके समय बनी थी। तो इस तरह के जो काम होते हैं डेवलपमेंट के, और सीमित अधिकार होते हैं MLA के, लेकिन सरकार में अगर किसी जिम्मेदारी पे होते हैं, कोई मंत्री होते हैं, तो और इलाके का दायरा बढ़ जाता है और अच्छे। हमारा सपना तो बहुत कुछ थे, मैं वही पूछना चाहता कि हम तो ये चाहते थे कि यहाँ पे IMT बने भाई, यहाँ पे KGP KMP साथ जा रहे हैं, मेन नेशनल हाईवे है, मेन रेल की लाइन हमारे यहाँ से जाती है, अब दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस में भी बन रहा है। तो हमारा इलाका तो बेस्ट है, इसके लिए मौका है कि भाई IMT बने, उद्योग धंधे यहाँ पर लगाए, हजारों फैक्ट्रियां लगाए, यहाँ पे हमारे बच्चों को रोजगार मिले, सबसे बड़ा
ये तो चीज पीछे रह गई। पॉलिटेक्निक कोई नहीं है हल्के में, विधानसभा में पॉलिटेक्निक बने, हमको दूर जाना पड़ता है। और कॉलेज बने यहाँ पर। एक हमारे होडल का ये हुड्डा सेक्टर बने, हुड्डा सेक्टर के साथ साथ ये बाईपास बने जो होडल को पार करके और जो यहाँ पर पहुंचे, ये दक्षिण से आगे जाकर के बने। तो प्लानिंग है हल्के की, जनता का हाथ में किसको क्या। सर अभी आपकी एज हो गई है ऑलमोस्ट 70 साल, हालांकि आप बहुत फिट हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को आगे देखते हैं? क्या आप राजनीति का करियर आपका है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा या क्या रहेगा? क्योंकि अभी वर्तमान में तो आप अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या आप अभी भी इलेक्शन लड़ोगे आगे आने वाले टाइम में? देखो भविष्य में क्या फैसला होता है वो तो बताएगा। अभी तो मैं पद पर हूँ, प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। उसके बाद वर्तमान विधायक के लिए कुछ सलाह है कि आप क्या कर सकते हो? अब उसको कोई आप सुझाव मशवरा देना चाहते हैं? सुझाव मेरा तो ये है कि भाई जो चुनाव जीतने के बाद में आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए। उलाने का समय खत्म, काम करने का समय है, और जो काम करोगे वो आपके सामने आएंगे। अच्छा काम करोगे तो अच्छा भविष्य बनेगा, अच्छा काम नहीं कर पाओगे तो आगे जनता कर देगी। ये परमानेंट जॉब नहीं है। अभी सर आपके कैसे संबंध हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से, खड़गे जी के साथ कैसे मिला? सबके साथ अच्छे संबंध है, सारे पार्टी में अच्छे संबंध है, उससे बातें होती हैं। मेरे तो किसी से विरोधी पार्टियों से भी कोई बगाड़ खाता मैं वही पूछ रहा था, क्या बीजेपी में कोई ऐसा नेता है जिनके साथ आप वैचारिक मतभेद हो सकते हैं? वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कहीं मिल जाते हैं तो दुआ सलाम होती है, सारे मिलते हैं, क्या बात है, वो अलग बात है। लेकिन वैचारिक तौर से हमारे अंदर कांग्रेस की विचारधारा है, हमने आरएसएस की विचारधारा से हमारा कभी मेल नहीं रहा। हमारे पूर्वजों ने भी और हमने भी हमेशा इस विचारधारा का विरोध किया है। हमारी विचारधारा सेक्युलर है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं नेताजी, और एक जवाब उन्होंने बहुत परफेक्ट दिया है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हमारे युवाओं के लिए, हमारे समाज में जो युवा हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? वो क्या कैसे बढ़िया कर सकते हैं अपने जीवन में, क्या करियर में अपने में बेस्ट कर सकते हैं, और उनके लिए कोई आपका संदेश हो, सुझाव हो सर, वो और एक बार बताएं। मेरा तो देखिए, युवा इस देश की भावी पीढ़ी है जो एक मार्गदर्शन, जो एक प्रशस्त करती है, मार्ग प्रशस्त करती है देश की भावी राजनीति का। युवाओं से हम तो यही कह सकते हैं कि अपने देश को, अपनी मातृभूमि से, अपने संविधान को ध्यान में रखते हुए सभी को प्रेम के साथ में लेकर के अपना भविष्य तलाश करें, और जो देश को प्रगति के रास्ते पर जो रास्ता लेकर के जाए, विशेषकर शिक्षा की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें आगे बढ़ने के लिए। जिनकी शिक्षा पूरी हो चुकी है वो अपना कैरियर बनाने के लिए सही रास्ता चुने, मेहनत करें, उस पर मेहनत की, और अनुशासन में दूरदृष्टि और अनुशासन, पक्का इरादा जो लाइन्स होती हैं जो दिया था इंदिरा जी ने। तो ये सामने जो भविष्य है वो निर्भर करता है युवाओं के ऊपर। तो उनको बहुत गंभीरता से, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की। तो उसमें उनका मार्ग बनते हैं कि अपने देशभक्त की बात करते हैं। पहले इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, फिर उसके बाद जब यहाँ पर कारगिल में जब ये पाकिस्तान की फौज आ गई थी, उनको भगाने का काम बोफोर्स तोपों के माध्यम से हमारे फौज ने किया। उस कारगिल में उन पाकिस्तानी फौज को सुरक्षित रास्ता देने का काम श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अमेरिका के दबाव में किया था, जो घेर लिए थे चारों तरफ से। उसके बाद में संसद पे हमला हुआ तो मोदी जी ये अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 4 उग्रवादियों को कंधार छोड़कर प्लेन हाईजैक जो किया था, इसमें हाफिज सईद जैसे अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में फिर नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री थे तब पुलवामा कांड हुआ। पुलवामा का आज तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई कि भाई 7 नाकों को पार करके वो RDX लेकर के वहां पर गाड़ियां किस तरह से आई? वो पुलवामा का क्या था, किसका था? यहाँ पर देश को नीचा दिखाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया जब पाकिस्तान की ISI को पठानकोट के बेस पर लेकर आए।
हमारे देश में हमला हुआ पठानकोट में और पाकिस्तान की आईएसआई इंक्वायरी करने के लिए आए, ये भी देश ने देखा। और ये भी देश ने देखा 56 इंच सानी जो लाल लाल आंख की बात करते थे कि चीन के आगे किस तरह से गिड़गिड़ाते हैं। 4000 किलोमीटर को कब्जे कर रखा चीन ने, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे। और जो अमेरिका का जिस तरह से ट्रंप घुड़का रहा है, माय डियर फ्रेंड मोदी, क्या हालत बना रखी है। आज हमारा देश का सर, जो 140 करोड़ की आबादी, 142 करोड़ की आबादी का सर नतमस्तक हो जाता है, जो हमारे नौजवान जंजीरों में जकड़ करके फौजी विमान से भारत लाए जाते हैं, तो बड़े शर्म महसूस होती है कि आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ इंदिरा जी थे, कहाँ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और कहाँ आज के प्रधानमंत्री हैं। आप तो तुलना कर रहे थे नेहरू जी को और इंदिरा जी के। मैंने आज किसका काम बेस्ट रहा अपने टाइम में? मैंने सबको दिखा दिया। ये कुछ बेहतरीन बातें हमें नेताजी से सुनने को मिली और बहुत यादगार दिन रहा आज हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। उन्होंने इतने सारे जवाबों को बहुत, जैसे हम एक सुई में धागा पिरोते हैं उस तरीके से उन्होंने बताया, अपने अंदाज में उन्होंने बताया, अपने पर्सनल जीवन से लेकर अपने राजनीतिक करियर को उन्होंने डिफाइन किया। तो आप ये वीडियो जरूर देखें और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर से भी कि एक बार आप भी रिक्वेस्ट करिए कि हमारे इस वीडियो को जरूर देखें और अपनी राय इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ये वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा हैप्पी टॉक्स और हैप्पी प्रिंस सरगम पे, और तब तक के लिए इंतजार कीजिए। मैं आपका दोस्त हैप्पी शर्मा ऐसे ही आपके सामने बहुत शानदार वीडियोस लाता रहूंगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।